नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर है या फिर सेकंड सेमेस्टर है, तो दोस्तों ये नॉलेज एंड क्यूरिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो बुक है, इसके अंतर्गत आज जो वीडियो हम लोग देखेंगे वो वीडियो होगा आलोचनात्मक मुद्दे। दोस्तों, ये आलोचनात्मक मुद्दे वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जो ये नॉलेज एंड क्यूरिकुलम जो आपका बुक है, इस बुक के अंतर्गत ये आपका अगर सेकंड सेमेस्टर में है तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता है। और इस बुक के अंतर्गत इसके पहले हम लोग 12 वीडियो देख चुके हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था। अगर ये 12 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं और ये सारे 12 जो वीडियो बने हैं आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका टॉपिक वाइज ये सिलेबस तैयार हो जाएगा। आइए, आज जो हम लोग वीडियो देखेंगे ये वीडियो नंबर 13 होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं आलोचनात्मक मुद्दे यानी क्रिटिकल इशू। दोस्तों, ये क्रिटिकल इशू क्यों कहा गया है, आलोचनात्मक मुद्दे क्यों कहा गया है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पर्यावरण मुद्दे और लैंगिक मुद्दे। तो ये दोनों जो मुद्दे हैं, पर्यावरण मुद्दे और लैंगिक मुद्दे, ये क्रिटिकल इशू इसलिए बना है, क्यों बना है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण मुद्दे। पूरी दुनिया पर्यावरण प्रदूषण के भय से त्रस्त है। यह चिंता नई नहीं है, पहले भी थी। तब हमारे मुनियों ने इस विषय पर भी चिंतन किया था, इसके समाधान भी पेश किए थे। उन्होंने पर्यावरण के हानिकारक प्रत्येक काम को असुरी प्रवृत्ति और हितकर को दैवी प्रवृत्ति माना था। यानी उस समय जो ऋषि मुनि थे उस समय भी पर्यावरण प्रदूषण फैला हुआ था, लेकिन उस समय जो पर्यावरण के विरुद्ध काम करता था उसको असुरी प्रवृत्ति माने थे और जो पर्यावरण के देख रेख में काम करता था उसे दैवी प्रवृत्ति माने थे। अब देखेंगे प्रमुख पर्यावरण मुद्दे क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण, यहाँ छूटा हुआ है इसको, पर्यावरण एक जीव का परिवेश है। यह वातावरण जिसमें एक जीव रहता है। पर्यावरण क्या है, एक जीव का परिवेश है। इस वातावरण में क्या होता है, यह एक जीव रहता है। वायु, जल, भूमि आदि जैसे विभिन्न घटकों से बना है। ये घटक जीव के रहने के लिए पर्यावरण में एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने के लिए निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का अवांछनीय और वांछनीय इन घटकों में अनुपात में परिवर्तन को प्रदूषण कहा जाता है। जैसे वायु में प्रदूषण हो गया, जल में, भूमि में आदि जो भी है इसमें प्रदूषण होगा तो उसको हम लोग प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि जो हमारी प्रदूषण है, दोस्तों आप प्रदूषण के बारे में तो भली भांति परिचय होंगे कि इस समय प्रदूषण कितना भयावह रूप ले लिया है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी हरी भरी दुनिया अब खतरे में है। मानव ने जल, मिट्टी और वायु को प्रदूषित करके प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर दिया। हमें उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए जो हमने अपनी आंखें खोलकर पैदा की है। ठीक है, औद्योगिक विकास से पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अधिक सुविधा के लिए लोग अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अधिक सुविधा के लिए जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो लोगों को रहने के लिए ज़मीन चाहिए, लोगों को रहने के लिए फर्नीचर चाहिए, लकड़ी चाहिए आदि जो भी चीज़ चाहिए। लोग पर्वत काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, नदी पोखरे को अपना गड्ढे को पाट दे रहे हैं। तो ये सब प्रदूषण के कारण ही हैं। अब देखेंगे सबसे जो बड़ा प्रदूषण का कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक असंतुलन का सबसे प्रमुख लक्षण ग्लोबल वार्मिंग है। जब ग्रीन हाउस गैसें जमा होती हैं और तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, जब ग्रीन हाउस गैस जमा होती है और तापमान में वृद्धि होती है तो हम ग्रीन हाउस प्रभाव देखते हैं। इसका प्रभाव विश्व महासागर के स्तर के बढ़ते और आर्कटिक की बर्फ के पिघलने पर पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार तटीय देश और कुछ द्वीपीय कई दशकों में पानी में अभिभूत हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बर्फ पिघल रहा है, तो बर्फ पिघल रहा है तो उससे क्या होगा कि जो महासागर के तटीय क्षेत्र हैं उसमें जल से वो अपना ये हो जाएंगे, जल जमाव हो जाएंगे, यानी जल में वो चले जाएंगे जो तटीय क्षेत्र है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसें जमा हो रही हैं। अब देखेंगे बढ़ती जनसंख्या,
ठीक है। बढ़ती जनसंख्या किस तरीके से पर्यावरण को प्रदूषण कर रहा है, तो लोगों को अपने भोजन और आवास की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक स्थान और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए देखेंगे कि पेड़ पौधा जगह जो है कटिंग पिटिंग ये सब चालू है। ओजोन परत रिक्तीकरण, आप लोग सुने होंगे कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। तो ओजोन परत में छिद्र हुआ है तो ये जो सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पर देखेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश ओजोन परत छान करके पृथ्वी पर भेजता है, ठीक है, पृथ्वी पर भेजता है और हम लोग उस सूर्य को ग्रहण करते हैं, विटामिन डी उससे प्राप्त होता है। लेकिन ओजोन परत में जो छिद्र हो गया है तो अब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ना शुरू हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि त्वचा कैंसर का विकास हो रहा है, व्यक्तियों में त्वचा कैंसर हो रहा है। तो इससे क्या हो गया, ओजोन परत में रिक्तीकरण जो हो रहा है इससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। अब देखिए वनों की कटाई, वनों की कटाई से हमें देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि बारिश अगर देखा जाए, बारिश तो पौधे और पेड़ पौधे मानव जीवन के आवश्यक घटक हैं। पेड़ों से सभी को लाभ होता है क्योंकि वे हवा भोजन और दवाएं देते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमें हवा देते हैं, भोजन देते हैं, दवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। गर्मियों के दौरान प्राकृतिक जंगल की आग आम है। लाभ को अधिकतम करने के लिए लोग अनैतिक तरीके से पेड़ों को काट दे रहे हैं, यानी लाभ लेने के लिए लोग अनैतिक तरीका से पेड़ों को काट रहे हैं। अभी ऑक्सीजन की जो किल्लत आप लोग कोरोना काल में देखे थे, उस समय समझ में आ रहा था कि ऑक्सीजन होता क्या है। यहाँ प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक आपको फ्री में ऑक्सीजन देती है। और जब कोरोना काल था उस समय एक ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को मिलता ही नहीं था। आप सोचिए कि उस समय लोग मर रहे थे और वो ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे। हम लोग क्या करते हैं कि फ्री में जो ऑक्सीजन देता है, पेड़ पौधे फ्री में हमें ऑक्सीजन देते हैं, उन पेड़ पौधों की हम लोग कटाई कर रहे हैं। तो ये भी एक पर्यावरण दूषण के कारण है। अब देखेंगे जलवायु देखा जाता है, एक सदी पहले की तुलना में जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। मौसम परिवर्तन का असर औद्योगिक विकास पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण विनाशकारी तूफान, बाढ़, सूखा पड़ा है। हाल के वर्षों में कई देश प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ गए हैं। ये जो पर्यावरण प्रदूषण है उसी का देन है कि बारिश समय से नहीं हो रहा है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बारिश हो रहा है, बाढ़ आ जा रहा है, तूफान आ जा रहा है। ये सब जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो ये पर्यावरण के मुद्दे के अंतर्गत ये भी आता है। अब देखेंगे प्रदूषण, नेक्स्ट आ जाता है प्रदूषण। तो प्रदूषण का मतलब होता है प्रदूषण वातावरण की कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है। वनस्पतियों और वन्य जीवों की कई प्रजातियों जो वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण है, विलुप्त तो होने के कगार पर हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों की भोजन की आदतें एवं खाद्य श्रृंखला से जुड़ी होती हैं, यानी जो भी जीव हैं सबका खाद्य श्रृंखला से जुड़ी रहती है। पेट्रोलियम रिफाइनरी, रसायन, लोहा और इस्पात, गैर धातु उत्पादक, लूंटी और कागज निर्माताओं और कपड़ा उद्योगों वाले क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण की समस्या अक्सर गंभीर होती जा रही है। अब देखिए पर्यावरण के मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे कुछ है, तो कौन कौन से मुद्दे हैं इसके हम लोग कारण को जान जाते हैं कि कौन ऐसा कारण है जो कि पर्यावरण को दूषित कर रहा है। तो उद्योगों के उदय और रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर लोगों के प्रवास के साथ उचित आवास और रहने की अस्वस्थ स्थितियों की समस्या में नियमित वृद्धि हुई है। इन कारणों ने प्रदूषण के कारकों में वृद्धि की है। पर्यावरण प्रदूषण 5 बुनियादी प्रकार का होता है, अर्थात वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे के कारण क्या क्या हैं। तो ये पहला आपका होता है वायु प्रदूषण। दोस्तों वायु प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जो गाड़ियाँ चल रहे हैं, जो फैक्ट्री चल रही है जिससे कि धुआं उड़ रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। ये भी हमारे प्राकृतिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जल प्रदूषण देखा जाए तो जल में हम लोग अनेक प्रकार के कूड़ा कबाड़ फेंकते हैं जिससे कि जल प्रदूषण भी होता है। नाला का पानी सीधे जल में अपना छोड़ दिया जाता है, इससे भी जल प्रदूषण होते हैं। ये मृत जानवर को भी जल में फेंक दिया जाता है, उससे भी जल प्रदूषण हो रहा है। अब देखिए मृदा या भूमि प्रदूषण। दोस्तों प्लास्टिक को अभी आप लोग देखे होंगे हाल ही में बंद किया गया है।
पूर्ण रूप से बैन लगा है। तो दोस्तों ये जो मृदा और भूमि प्रदूषण है, इसमें जो प्लास्टिक होते हैं वो प्लास्टिक मृदा में जाते हैं, भूमि में जाते हैं, तो वो उपजाऊ कम हो जाते हैं, ठीक है, और ये मृदा और भूमि प्रदूषण को नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत जो गाड़ी, बस, ट्रेन, फैक्ट्री की आवाज़ है, ये सब ध्वनि प्रदूषण को जन्म देते हैं। ओजोन रिक्तीकरण, इसके बारे में अभी हम लोग देखे ही कि ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है, तो ये भी अपना क्या है, प्राकृतिक एक मुद्दे हैं। अब देखेंगे पर्यावरण के मुद्दों को कम करने के उपाय। जैसे मान लीजिए कि ये सारे पर्यावरण मुद्दे हैं, इस पर्यावरण मुद्दों को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वो उपाय हैं। तो इस समस्या को कम करने के लिए निवारक उपाय करने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर हम लोग अभी से नहीं सुधरे और पर्यावरण इसी तरीके से गंदा करते रहे, तो ये समझ लिए कि आगे का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। अभी आप लोग देखते होंगे कि दिल्ली में ठंडी के मौसम में इतना प्रदूषण हो जाता है कि गाड़ियां रोकनी पड़ जाती हैं और पूरा चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इसको कम करना है, इसके उपाय क्या क्या हैं, तो 3R का सिद्धांत। दोस्तों ये 3R का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है पर्यावरण बचाने के, पर्यावरण निवारण के उपाय के अंतर्गत। 3R का मतलब क्या होता है कि पहला R का मतलब होता है रिड्यूज, यानी कम उपयोग। आप ज़्यादा कम से कम उपयोग करें। रिसाइकल यानी पुनः जो उपयोग करने लायक है उसको पुनः चक्रण करें और पुनः उपयोग करें, ठीक है। ये 3 नियम है आपके। इस नियम का उपयोग करने पर हम पर्यावरण में बढ़ रहे अपशिष्ट को कम कर सकते हैं और इनमें हो रही पर्यावरण को नुकसान से भी हम लोग बचा सकते हैं। अब देखेंगे कुछ पॉइंट हैं। तो कम प्राकृतिक संसाधनों और कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए कागज, प्लास्टिक, कांच और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को नए उत्पादों में संसाधित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रण करने के उपायों के लिए घरों और उद्योगों के बाहर डिजाइनिंग वाले उपकरण और धुआं रहित ईंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन करने और ग्रीन हाउस प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। वाहन को बेहतर डिजाइनिंग और उचित रखरखाव से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब देखेंगे कि जो पर्यावरण शिक्षा में के अंतर्गत जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके अंतर्गत, अब देखा जाए बीएड को देख रहे हैं तो पर्यावरणीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु, जो पर्यावरण शिक्षा है इसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कौन कौन से विषय वस्तु किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय सामग्री को शामिल किया जाता है। ये कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो पहला पॉइंट होता है पर्यावरण अध्ययन एवं अधिगम के अवसर प्रदान करने वाली विषय सामग्री को शामिल किया गया है। कौन? तो अधिगम के अवसर प्रदान करने वाली विषय सामग्री को शामिल किया गया है। दूसरा देखा जाए तो पोषण और स्वास्थ्य के प्रति सचेतना लाने संबंधी विषय सामग्री को समायोजन किया गया है। नैतिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आस्था संबंधी विषय सामग्री को किया गया है। अब चौथा नंबर पर देखा जाए तो दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित विषय को भी सम्मिलित किया गया है। पांचवां पॉइंट आपका होता है शिक्षण की आधुनिक तकनीकों के विवरण संबंधी विषय सामग्री को भी शामिल किया गया है विषय पर्यावरण के विषय वस्तु में। और छठा नंबर पर है विभिन्न प्रकरणों को पढ़ाए जाने वाली विविध संबंधी विषय सामग्री जन सामान्य के लिए पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु निम्नानुसार प्रस्तावित है। देखिए अब इसके अंतर्गत देखा जाए तो कौन कौन से और चीज़ें अपना ये है तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों की जानकारी, जो पर्यावरण के अंतर्गत जो विषय वस्तु है उसमें क्या क्या शामिल किया गया है। तो पढ़ने आपको पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ना है, पर्यावरण के विभिन्न घटक की जानकारी देना ये पर्यावरण विषय में शामिल किया गया है। पर्यावरण एवं मानव संबंधी का आधारभूत ज्ञान ये भी शामिल किया गया है। जैव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह इसको भी शामिल किया गया है। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार एवं अनुप्रयोग इसको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण जो बुक है इसके विषय वस्तु में आपको जनसंख्या वृद्धि के उत्पन्न समस्याओं का ज्ञान, इस पर भी टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा। जैविक संसाधनों का उपयोग यानी जो जैविक संसाधन है उसका उपयोग कैसे करना है, इस पर भी आपको पर्यावरण के अंतर्गत विषय वस्तु में मिलेगा। अब मिल जाता है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से संबंधित। तो पर्यावरण और स्वास्थ्य क्या होता है ये भी आपको पर्यावरण के विषय वस्तु में
शामिल किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर कि पर्यावरणीय शिक्षा से अपेक्षाएं। बच्चों को अगर हम पर्यावरण की शिक्षा देते हैं तो हम क्या अपेक्षाएं रखते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि बच्चों को या बुजुर्ग किसी को पर्यावरण के बारे में बताते हैं, पर्यावरण के लाभ और हानि के बारे में बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो पर्यावरण को अगर बचाया जाए तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि हम लोग जितना अधिक से अधिक पर्यावरण को संतुलित बनाएं, सही तरीके से रखें, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। यही अपेक्षाएं पर्यावरण शिक्षा से ग्रहण की जा सकती है या ली जा सकती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों परीक्षा के समय यहाँ पर एक आपको सूचना हम दे रहे हैं कि परीक्षा के समय आपको एग्जाम टॉनिक के रूप में हर एक सब्जेक्ट को मैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी दिया था और इस सेमेस्टर में भी हम आपको एग्जाम टॉनिक देंगे जो कि आपको 80% से ऊपर लाने के लिए विवश करेगा। दोस्तों धन्यवाद।